हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स से एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिस टॉपिक का नाम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में, चाहे आपका सेंट्रल लेवल पर, चाहे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल पर, जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं, उनके ऊपर किस तरीके से काफी सारे चार्जेस उनके ऊपर लगे होने के बाद भी वो यहाँ पर असेंबली में बैठ करके या पार्लियामेंट में बैठ करके उनके द्वारा लॉ बनाया जाता है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, रीजंस क्या है यहाँ पर पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन के पीछे, रिसेंट ईयर्स में क्या ट्रेंड देखा जा रहा है यहाँ पर, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं उनका पार्टिसिपेशन लेवल क्या है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे या फिर अपना सेंट्रल लेवल पे, और इसको रोकने के लिए अभी तक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या फिर क्या यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है इस कॉन्टेक्स्ट में। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस इश्यू को डिस्कस करने का काम करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। देखिए, सबसे पहली बात हमें समझना होगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं, और इलेक्शन को कंटेस्ट करने के साथ साथ वो इलेक्शंस को जीत भी रहे हैं, और अगर वो हार भी रहे हैं तब भी उनका पार्टिसिपेशन इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में देखने को मिल रहा है, चाहे पार्लियामेंट लेवल पे, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर लेवल पे। और ये जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, ये प्राइमरली हो रहा है जिस तरीके से पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में एक नेक्सस हमें देखने को मिलता है। इस नेक्सस की वजह से जो पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगते हुए हमें पास्ट में देखने को मिले हैं, प्रेजेंट में भी सीरियस चार्जेस अगर उन पे लगे हैं, तो यहाँ पर वो अभी भी अपने पोस्ट पर बने हुए हैं, और उनके अराउंड उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर डिसीजंस वगैरह डिले होने के कारण वो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं। इस पूरे सिनेरियो को कहते हैं हम लोग पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन। अगर हम लोग एक ट्रेंड को देखें, तो ये ट्रेंड जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ट्रेंड है आपका पार्लियामेंट और लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे 2009 में देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे 2009 में ऐसे विनर्स विद डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस, उनकी संख्या थी आपकी 30% के आसपास, और विनर्स विद डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस, उनकी संख्या थी 14% के आसपास। 2009 में ये जो नंबर्स है, ये 30 से जंप कर गया 34 पे, और 2014 में डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनका संख्या ये जंप कर गया 43% पे। ऐसे ही जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगे थे, वो 2009 में इनका स्तर था 14% के आसपास, 2014 में ये पहुंच गया 21% पे, और 2019 में ये पहुंच गया 29% पे। तो इस तरीके से मैक्सिमम ऐसे मेंबर्स जिनके ऊपर यहाँ पर इस तरह के सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के चार्जेस हैं या कोई क्रिमिनल केसेस के चार्जेस हैं, उनकी संख्या में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर वाइज ईयर, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इलेक्शंस में, चाहे वो 9 का इलेक्शन हो या 14 का इलेक्शन हो या 19 का इलेक्शन हो। ये ट्रेंड जो है, हमें इस ट्रेंड में आप ग्राफ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेंड हमें तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो सिचुएशन है, ये एक काफी वरीसम सिचुएशन है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर इम्पैक्ट क्या है इसका, और इम्पैक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये ट्रेंड है क्यों, इस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन का ट्रेंड हमें देखने को किस कारण से मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ रीजंस को समझने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा रीजन जो है इंडिया में पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन का, वो है अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स। नाउ व्हाट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स? देखो, वोट बैंक पॉलिटिक्स बेस्ड होती है आपकी आइडेंटिटीज के ऊपर। आइडेंटिटीज का मतलब है कि यहाँ पर इंडिया में जो अभी लोग हैं, डेमोक्रेसी यहाँ पर अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है, तो लोगों को कास्ट बेसिस पे, एथनिक ग्रुप के बेसिस पे, या फिर यहाँ पर रीजनल बेसिस पे मोबिलाइज किया जा सकता है, उनको मैनूवर किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ऐसे में उन लोगों को मैनिपुलेट करके आइडेंटिटी के नेम पर, आइडेंटिटी के नाम पर जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनको बनाया जा सकता है। अब ऐसे में मान लो कोई एक्स नाम की कोई कम्युनिटी है, उनकी अपनी कुछ आइडेंटिटी है, तो वो एक्स नाम की कम्युनिटी अब बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर उसी कैंडिडेट को यहाँ पर वोट करेगी जो उनके आइडेंटिटी से बिलोंग करता है।
वो कैंडिडेट की यहाँ पर बिल्कुल भी मेरिट नहीं देखेंगे, वो यहाँ पर बिल्कुल भी कैंडिडेट की कैपेसिटी नहीं देखेंगे, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं देखेंगे, उसके द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन किया गया था अब तक सोसाइटी में, या क्या यहाँ पर उसकी अचीवमेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं देखेंगे। सीधा यहाँ पे आइडेंटिटीज के बेसिस पर वो यहाँ पे वोट करने के लिए चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस कैंडिडेट के द्वारा इन्हीं आइडेंटिटीज का फायदा उठा करके जो मॉब है या कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को एक वोट बैंक में बदला जाता है। और इस तरीके से जब वोट बैंक बनता है आइडेंटिटीज के बेसिस पे, तो जो कैंडिडेट जिनके पास कोई मेरिट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगे हुए हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्शन जीतते हैं। और इस कारण से वो स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अगर दूसरी बात देखें हम लोग, तो लीगल इश्यूज भी हैं काफी सारे, जिसकी वजह से जो पॉलिटिसाइजेशन, जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का, वो बढ़ता जा रहा है। अब लीगल इश्यूज क्या हैं आपके, जैसे जैसे कोई कैंडिडेट है, अगर उसमें कोई सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, तो उसको ना तो कोई अपने पद से हटाया जा सकता है, ना ही उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उसको केवल डिबेयर तभी किया जा सकता है जब उसके ऊपर लगे हुए चार्जेस प्रूव हो जाए। और अब प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उसको टाइमली मैनर में आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट या उस पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो नहीं पाती है। तो इस वजह से जो जुडिशियल डिले है, उस जुडिशियल डिले के कारण यहाँ पे सालों साल लग जाते हैं उन चार्जेस को प्रूव करने में। और जब तक ये प्रूव होते नहीं है, इस डिले के कारण अगर मान लो कोई व्यक्ति जो सही में क्रिमिनल है वो अपने पद पर बना रहता है बिकॉज ऑफ जुडिशियल डिले, क्योंकि यहाँ पर रूल ये है कि उनको जब तक उनका कन्विक्शन नहीं हो जाता, जब तक चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी पद पर बने रहेंगे। फिर अगर जिस व्यक्ति के ऊपर मान लो एक बार को चार्जेस प्रूव हो भी जाते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके से कोई बार नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है उस क्रिमिनल के ऊपर, जो मतलब जिस पे चार्जेस प्रूव हो गए हैं, कि वो किसी पार्टी के इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को होल्ड कर सके। मतलब ये है कि अगर वो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई पद पे नहीं बैठा हुआ, तो एटलीस्ट जो पार्टी है वो पार्टी का वो लीडर बना रह सकता है, पार्टी को अपने हिसाब से चला सकता है, पार्टी के इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को होल्ड कर सकता है, अगर उसका कन्विक्शन हो भी जाता है उस स्थिति में भी। तो इस तरीके से जो पार्टी के मेंबर्स अगर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, तो उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल वो अपने कन्विक्शन होने के बाद भी कर सकता है। और इस कारण से भी जो पॉलिटिक्स है उसका क्रिमिनलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगला जो नेक्स्ट रीजन है, वो नेक्स्ट रीजन है अपना मसल और मनी पावर। इंडिया में इलेक्शन को जिस तरीके से, मतलब इंडिया में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, वहां पर एक्सपेंसेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जो क्रिमिनल्स होते हैं ज्यादातर, इनके पास हमें ब्लैक मनी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और ब्लैक मनी के साथ साथ मसल पावर भी एक इंपॉर्टेंट पावर है यहाँ पर। सो जो मसल पावर और ब्लैक मनी का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका साबित होता है क्रिमिनल्स के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ने के समय पर। और जनता इनको वोट उस बेसिस पे देती है क्योंकि यहाँ पर इनके रैलीज ज्यादा हो पाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स ज्यादा हो पाते हैं इस ब्लैक मनी और मसल पावर के दम पर। अक्सर कई बार देखा गया कि जितना इनके ऊपर लिमिटेशन लगाया जाता है एक्सपेंडिचर का, उसको फ्रीक्वेंटली यहाँ पे क्रॉस कर दिया जाता है। फिर अगर बात करें तो इनडायरेक्टली भी ये पार्टी मेंबर्स को फंड करते हैं क्रिमिनल्स, और फंड करने के नाम पर इनको टिकट्स मिल जाते हैं। तो इस कारण से भी यहाँ पर जो क्रिमिनलाइजेशन है वो पॉलिटिक्स का यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, राइट। और फिर उसके बाद जब वोटर्स के पास इस तरह की सिचुएशन में कोई ऑप्शन फिलहाल बचता नहीं है, और वोटर्स जो है, उन जितने भी कैंडिडेट्स कॉम्पीट कर रहे होते हैं इस सब सिनेरियो में, उन सब के खिलाफ कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर होता है, तो वोटर्स के पास कोई भी ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, जिसके कारण से यहाँ पर वो किसी और कैंडिडेट का चुनाव कर सके। तो इस सारे रीजंस की वजह से जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स में हमें एक सीरियस क्रिमिनलाइजेशन की टेंडेंसी देखने को मिलती है। अब इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखो, इम्पैक्ट इसका ये हो सकता है कि सुटेबल कैंडिडेट है ही नहीं वोटर से चुनने के लिए इस सिचुएशन में। अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्युएंसी में ऐसे दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं जिनके ऊपर, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ
यहाँ पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, लेकिन उनको डिबार नहीं किया गया इलेक्शन लड़ने से, तो वोटर्स के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची कि वो अपने हिसाब से कोई सुटेबल कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकें, राइट? सो इट इज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन विच इज द बेडरॉक ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इतने बड़े परसेंटेज में इनका पार्टिसिपेशन होगा पार्लियामेंट्री लेवल पर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल पर, तो ये एक वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में अपने जो लॉ ब्रेकर्स हैं उन्हीं को हम लोग लॉ मेकर्स बना रहे हैं। और अगर हम लोग लॉ ब्रेकर्स को ही लॉ मेकर्स बना देंगे तो सोचो आप लॉ का किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जाएगा, लॉ को किस हद तक डाइल्यूशन किया जाएगा यहाँ पर, और लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से डिस्टॉर्ट करके अपने फायदे के लिए, अपने नेक्सस को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे होगा ये कि जो लॉ एनफोर्समेंट है उस लॉ एनफोर्समेंट के लेवल पे भी हमें काफी सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, और जो पुलिस के ऊपर कंट्रोल है उस पुलिस को भी इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है कि अपने नेक्सस को प्रोटेक्टेड रख सके, या फिर अपने जितने भी आसपास के लोग हैं जिन उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पुलिस का यहाँ पर मिसयूज किया जा सके, राइट? और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस भी इन्हीं के हाथ में होती है, तो उस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर इस तरीके से किया जाए कि जिससे अपना फायदा हो, या इस तरीके जो करप्शन चार्जेस हैं वो करप्शन प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ावा मिले जिससे इनका अपना फायदा हो सके। सो इस तरीके से ओवरऑल जब लॉ ब्रेकर्स ही अगर लॉ मेकर्स बन जाएंगे तो किसी भी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, और वो सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स है उसमें करप्शन भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन अगर हमें तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शन, जिससे करप्शन बढ़ेगा। फिर उसके बाद एक क्रिमिनल्स जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उससे इंट्रोड्यूस होगा एक कल्चर ऑफ वायलेंस, और लोगों का भरोसा घटेगा फिर डेमोक्रेसी के अंदर, और लोगों का अगर भरोसा घटेगा डेमोक्रेसी के अंदर तो एक सोसाइटी में केओस की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी विच इज स्टिल इन एवोल्यूशनरी फेज, राइट? तो यहाँ पर इस कारण से इन सभी रीजंस की वजह से इस इश्यू को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 102 का सब क्लॉज 1, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 191 का सब क्लॉज 1। ये पार्लियामेंट्री लेवल पे बात करता है, ये आपका स्टेट लेवल पे बात करता है। यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन एनेक्ट लॉज, Parliament can enact laws and specify conditions with regarding to disqualification of candidates। अगर कुछ लॉज यहाँ पे पार्लियामेंट बना सकती है, कुछ कंडीशंस यहाँ पे पार्लियामेंट पुट कर सकती है किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए अपने स्तर पर, तो उसी बेसिस पर पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर या जो इलेक्शन करवाया जाता है हमारे देश में उसी के लिए जो लीगल बेसिस यहाँ पे क्रिएट किया गया वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर जितने भी कन्विक्टेड हैं उनको लड़ने से मना कर दिया जाता है चुनाव, उनको लड़ने से रोक लगा दी जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रायल अभी फेस कर रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई डिबेयर यहाँ पे नहीं लगता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कोई सीरियस चार्जेस फेस कर रहे हैं तो वहां पर उनका जो क्रिमिनलाइजेशन का इफेक्ट है उसको थोड़ा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्डर किया था कि वो अपने कैंडिडेट्स की एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री को पब्लिश करें फॉर लोकसभा इलेक्शन, और रीजन्स के साथ पब्लिश करें कि वो उनके ऊपर इस तरीके से सस्पेक्शन क्यों लगे, इस तरह के चार्जेस उन्हें क्यों लगे, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने इन क्रिमिनल्स को क्यों यहाँ पर सीट्स दिए, क्यों उन्होंने इन्हीं कैंडिडेट को सुटेबल माना टिकट देने के लिए, ये पार्टी एक्सप्लेन करे कैंडिडेट की एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कमेंट किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑनलाइन जितने भी कैंडिडेट के ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं उसको भी यहाँ पे पब्लिश करने को लेकर के कहा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाइम से यहाँ पर गाइडलाइंस अपनी जारी करी है, जैसे कि 2002 में भी अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड
all the candidates to file affidavit detailing their criminal antecedents, educational qualification and details of their assets, ताकि वोटर्स को पता चल सके यहाँ पर कि वो किस कैंडिडेट को यहाँ पे वोट देने जा रहे हैं। फिर उसके बाद 2013 में भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस था, लिली थॉमस एंड लोक प्रहारी केस। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए का जो प्रोविजन था कि एमपी और एमएलए कंटिन्यू कर सकते हैं हाउस के अंदर मेंबरशिप, अगर उनके द्वारा कोई लोअर कोर्ट में उनके ऊपर कन्विक्शन लग जाता है, और कन्विक्शन लगने के बाद अगर वो हायर कोर्ट में अपील कर देते हैं, तो उस अपील करने के बाद भी यहाँ पर वो अपने हाउस में मेंबरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई एमपी और एमएलए उनको डिस्क्वालीफाई इमीडिएटली मान लिया जाएगा जैसे ही कोई भी कोर्ट उनके ऊपर लगे चार्जेस को कन्विक्शन चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट में फैसला सुना देता है और उनको अगर 2 या 2 साल से ज्यादा सजा मिल जाती है उस केस में, तो अपील करने के बाद वो अपने पद पे नहीं बने रह सकते, उनको छोड़ना होगा, उनको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर सितंबर महीने में 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक नन ऑफ द अबव चॉइस का भी यहाँ पे वोटर्स को ऑप्शन मिले, अगर उनको लगता है कि उनके क्षेत्र के सारे ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और उनका किसी में भी विश्वास नहीं है, तो वोटर्स को यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो नन ऑफ द अबव के माध्यम से अपने जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सके। फिर 2014 में भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को ऑर्डर किया था कि डे टू डे ट्रायल हो क्रिमिनल केसेस में, और इनके ऊपर लगे चार्जेस को 1 ईयर के अंदर अंदर जब से चार्ज फ्रेम होते हैं उसके अंदर अंदर यहाँ पर इसको निपटा दिया जाए। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पीएम और सीएम को भी रिकमेंड किया था कि उन व्यक्तियों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर ना सिलेक्ट किया जाए जिनके ऊपर किसी तरीके के सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। राइट। और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बिठाई थी 2016 में यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर हीनियस क्राइम्स में जब चार्जेस लगेंगे यहाँ पर एमपी और एमएलए के ऊपर, खासकर उन चार्जेस में जिनकी सजा 5 साल से ज्यादा है, उस केस में यहाँ पर उनको किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किस तरीके से उनको डिबेयर किया जा सकता है, इसके ऊपर भी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी थी। लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं इतना सब होने के बाद भी अगर ट्रेंड इस तरीके का है तो इसका मतलब यहाँ पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है इन सब चीजों का, और सीधी सी बात है जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न का सब्जेक्ट बन चुका है। सो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ में आया, और अगर आप इसके न्यूसेंसेस को डिटेल में समझ पाए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। योर सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग is motivation for us. So thank you everyone and have a good day to all of you.